आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और हम लोग एक इम्पॉर्टेंट ये मुद्दे के ऊपर आज फिर ये चर्चा लेकर के आए हैं। और ये मुद्दा ये रिलेटेड है आपने आपने यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी का नाम ये सुना होगा। हाल फिलहाल के समय में वो काफी यानी कि वो चर्चित हुए थे और खास करके इस संदर्भ में कि पिछले ये मार्च और वह पिछले मार्च नहीं, इसी साल के ये मार्च ये महीने में उनके ये रेजिडेंस पे यानी कि ये जो आपको ये जज थे, ये दिल्ली हाई कोर्ट के ये जज थे उस टाइम में, और ये अपना ये छुट्टी मनाने के लिए वो कहीं ये बाहर वो गए थे और उसी दरमियान उनके घर में आग लग गई थी। और उस आग को ये बुझाने के लिए वहां पे यानी कि ये दमकल के ये कर्मचारी लोग और ये दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स और दूसरे ये कर्मचारी लोग वहां पे ये पहुंचे थे। और इस बारे में हमने एक वह वीडियो भी बनाई थी कि हायर जुडिशरी में जो अकाउंटेबिलिटी है इसी ये मामले के ऊपर। तो खैर, तो वहां पे यानी कि इनके घर पे जो आग लगी थी उस आग को ये बुझाने के ये क्रम में वहां ये नोटों का ये जाखिरा मिला था उनके एक स्टोर रूम से। हालांकि ये जो ये न्यूज थी ये प्रोमिनेंटली उस समय यानी कि वो ये मेन स्ट्रीम में मीडिया है वो जल्दी वो नहीं आ पाई थी। लेकिन जो भी आग बुझाने के ये क्रम में और जो भी यानी ऑफिशियल्स थे ये फायर यानी डिपार्टमेंट के और ये दिल्ली पुलिस के, तो उन लोगों के द्वारा यानी कि इनफॉर्मली आपको यानी कि अनौपचारिक रूप से ये बहुत सारे ये वीडियोस को ये बना लिए गए थे और काफी हो हल्ला ये मचा था। और उस समय यानी कि ये धीरे धीरे ये वीडियो जो है वो आने लगे थे वो ये मीडिया में और खास करके ये सोशल मीडिया में। और इस मुद्दे के ऊपर काफी हो हल्ला मचा था कि आखिर ये किन ये परिस्थितियों में इतना सारा ये करेंसी नोट्स जो है और वो भी ये कैश रूप में और किसी यानी कि ये सिटिंग ये जज के और आपको वो भी हाई कोर्ट के ये जज के आवाज से ये मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह इस मामले ने यानी कि ये खड़ा किया था उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर। और जो हायर ये जुडिशरी में जो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस ये मामले के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इशू ये बना था। और उस टाइम में आपको याद होगा कि चूंकि ये मामला ये धीरे धीरे जब ये प्रेस में आने लगा और जब ये मामला ये थोड़ा ये बढ़ने लगा तो फिर उस समय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर ये काफी यानी कि ये प्रेशर पड़ी। और उस समय के जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने एक त्रिसदस्यीय यानी कि 3 सदस्यों वाली एक यानी ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी का गठन जो है उन्होंने ये कर दिया था। और वो आपको जो इंक्वायरी कमेटी थी वो इन हाउस थी। इसका ये मतलब है कि जुडिशरी के ही ये लोगों के द्वारा ये बनी गई ये एक इंक्वायरी या बनाई गई ये एक इंक्वायरी कमेटी थी। और उस इंक्वायरी कमेटी में ये 3 विभिन्न हाई कोर्ट्स के यानी कि मुख्य ये न्यायाधीशों को रखा गया था। और उनको ये संजीव खन्ना साहब ने इस चीज को ये बोला था कि आप इस मामले में उचित यानी कि ये जांच करके और अपनी ये रिपोर्ट को ये सौंपिए। और आपको ये भी चीज ये जानकारी में होगी कि ये जो ये त्रिसदस्यीय यानी कि इन हाउस ये कमेटी थी इसने ये कुछ समय के पश्चात अपनी रिपोर्ट को ये सौंपी थी ये संजीव खन्ना साहब को यानी कि उस समय के जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको। और उस ये कमेटी ने इन आरोपों को ये सही पाया था कि हाँ उनके घर से
इतनी ये भारी मात्रा में ये कैश और अनअकाउंटेड यानी कि ये मनी जो है, जिसको कि ये दूसरे रूप में आप ये ब्लैक मनी भी ये बोल सकते हैं, तो वो वहां से वो मिली थी। और इस मामले में उस कमेटी ने ये जस्टिस ये वर्मा को यानी कि यशवंत वर्मा को ये दोषी ये मानते हुए और इनको इनके पद से ये रिमूवल के लिए मतलब इनको हटाने के लिए उसने अनुशंसा ये की थी। तो ये रिपोर्ट ये संजीव खन्ना साहब के पास ये पहुंची उस समय के जो ये चीफ जस्टिस ऑफ यानी कि इंडिया थे, और उन्होंने यानी कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जजेस हैं, तो उन ये जजेस के इंडिपेंडेंस को, उनकी स्वतंत्रता को और उनकी निष्पक्षता को सुरक्षित रखने के लिए उनके अपने ये पद से हटाए जाने से संबंधित ये विशेष ये प्रावधान है, जो कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिए गए। तो संजीव खन्ना साहब के पास तो ये अथॉरिटी ये नहीं थी कि उनको यानी कि उनके पद से हटाया जा सके, लेकिन आपको ये तात्कालिक रूप से उन्होंने एक वह करेक्टिव स्टेप ये लेते हुए, और ये एक प्रकार का यानी कि इसको आप ये प्रशासनिक के दृष्टिकोण से यानी कि जो ये जुडिशरी का जो इंटरनल ये प्रशासन होता है, जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस ये दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जस्टिस ये खन्ना ने एक स्टेप लेते हुए, और यानी कि जो ये जस्टिस ये वर्मा थे जो कि उस समय वो ये दिल्ली हाई कोर्ट के ये जज थे, तो उनको ये तात्कालिक के प्रभाव से ये आपको ये न्यायिक ये कार्यों से विमुक्त कर दिया गया। मतलब वो किसी भी प्रकार के आपको ये न्यायिक वो आपको ये कार्य वो नहीं कर सकते थे, और उनका ये ट्रांसफर जो है वो आपको यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कर दिया गया। और उस समय आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इनका ट्रांसफर हुआ था, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ये बार काउंसिल है उसने भी ये काफी ज्यादा ये विरोध किया था कि जो भी ये आपको ये टेंटेड ये जजेस हैं उनको ये डंप किया जा रहा है एक प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वो लोग उनको वहां पे यानी आपको यानी कि योगदान ये आपको ये दिलाए जाने के ये पक्ष में जो वहां की आपको ये बार काउंसिल थी वो नहीं थी। इसका ये विरोध भी हुआ था। और उसके बाद से ये जस्टिस ये खन्ना ने यानी कि जो उस समय के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने वो जो रिपोर्ट थी यानी इंटरनल इंक्वायरी ये कमेटी की, उस रिपोर्ट को उन्होंने यानी कि फॉरवर्ड कर दिया था, ये भेज दिया था ये प्रधानमंत्री के पास और ये प्रेसिडेंट के पास। यानी कि एक प्रकार से उन्होंने ये गेंद जो है वो एग्जीक्यूटिव के उन्होंने ये पाले में ये डाल दी थी कि अब इसके आगे का जो डिसीजन है वो आप लोगों को लेना है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को आपको यानी उसके ये जज को हटाने की जो ये प्रक्रिया होती है वो एक वो विशेष ये प्रक्रिया है, और वो काफी एक वो दुरूह ये प्रक्रिया है, और जिसको कि हमारे ये संविधान के ये द्वारा ही वो गाइडेड है, और हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यानी 124 और 280 यानी 124 और 218 ये अनुच्छेद के ये प्रावधानों के हिसाब से ही आपको यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाया जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें हुई थी, और ये जो आपको यानी कि जस्टिस ये वर्मा के ऊपर जो ये आरोप लगा था, और केवल आरोप ही नहीं लगा था बल्कि उनके ये घर से जो इतनी ये भारी मात्रा में जो ये कैश मिली थी, वो पूरे ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक प्रकार का उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर यानी कि हमारी जो हायर जुडिशरी है उसके इंटीग्रिटी के ऊपर एक प्रकार का ये प्रश्न चिन्ह ये लगा रही थी। अब आपको मालूम होगा कि अब ये आपको ये पार्लियामेंट का जो ये मानसून सेशन है वो जल्द ही ये शुरू होने वाला है, और इधर ये सुगबुगाहट हो रही थी
आपको ये गवर्नमेंट में भी और विपक्षीय पार्टियों में भी कि जस्टिस ये वर्मा को हटाए जाने से संबंधित जो ये प्रस्ताव है वो यानी कि वो प्रस्ताव ये पार्लियामेंट में ये लाया जाए और जो भी यानी कि निर्धारित ये प्रक्रिया है आपको हाई कोर्ट के ये जज को हटाने की, जो कि इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही वो ये गाइडेड है और ये जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट ये 1968 ये भी एक कानून है, उसके द्वारा ये गाइडेड है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट ये 1968। तो उन ये प्रक्रियाओं का ये पालन करते हुए और उनको हटाने की ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट ये की जाए, इस बारे में ये सुगबुगाहट ही हो रही थी कि उससे ये पहले ही यानी कि 1-2 दिन पहले ये जस्टिस वर्मा इन्होंने यानी कि जो ये टेंटेड या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो ये जस्टिस वर्मा ने ये सुप्रीम कोर्ट में एक रीट ये दायर कर दी है और उन्होंने ये चैलेंज किया है अपने उस ये रीट के माध्यम से कि जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी का जो गठन ये किया गया था यानी उस समय के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ये खन्ना के द्वारा और उस यानी कि इंक्वायरी आपको ये कमेटी के आधार पे जो रिकमेंडेशंस ये दी गई थी और जिसमें कि ये मतलब इस चीज को ये सही ठहराया गया था कि हाँ वास्तव में इनके घर से यानी कि जो ये कैश जो है वो मिली थी। तो इस ये फाइंडिंग के ऊपर और इसके आफ्टर मैथ में यानी कि इस इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के आलोक में जो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस ये खन्ना के जो एक्शंस थे यानी एक्शंस वही कि उनसे यानी कि ये जस्टिस वर्मा से ये जुडिशियल कार्य को छीन लिया गया और इनका ये ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इन दोनों ही यानी कि एक्शंस के ऊपर और इसकी ये वैधानिकता के ऊपर और इसकी ये संवैधानिकता के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पिटीशन यानी कि दाखिल ये किया गया है कि ये जो इंक्वायरी कमेटी का ये गठन जो किया गया था जस्टिस खन्ना के द्वारा ये एक पैरेलल इंक्वायरी थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है कि इस इंक्वायरी ये कमेटी के यानी कि जो ये 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था उस इंक्वायरी कमेटी के ये फाइंडिंग्स के आधार पे वो हमको यानी कि उन्होंने जो एक्शन लिया था कि उनको ये ट्रांसफर कर दिया गया था और उनसे ये जुडिशियल ये वर्क्स को ये छीन लिया गया था। तो उनके ये जो आदेश थे उस आदेश की यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश के ये वैधानिकता के और उसके संवैधानिकता के ऊपर ही आपको ये सवाल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया है कि ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी ये प्रावधान नहीं है। यानी कि जस्टिस वर्मा ने ये आर्ग्यू किया है, इस चीज को लिखा है यानी सुप्रीम कोर्ट को अपने पिटीशन में अपने रीट पिटीशन में कि ऐसा ये संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी का उसको ये गठन करने का अधिकार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है और उस इंक्वायरी कमेटी के यानी जो भी उसके रिकमेंडेशन है उसको उसके आधार पे किसी सिटिंग जज को और वो भी हाई कोर्ट के ये सिटिंग जज को एक प्रकार से ये पनिश करने का अधिकार यानी कि ये नहीं है। और उन्होंने इस चीज को उसमें आर्ग्यू किया है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ये जज को हटाने की जो ये प्रक्रिया है वो संविधान में ही वो दी गई है यानी कि आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 में और उन्हीं ये प्रावधानों के हिसाब से ही यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाया जा सकता है। और उसमें यह प्रावधान दिया गया है एक्चुअली कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये जज को हटाने के लिए
उसके हटाने से संबंधित जो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में वो प्रस्तुत वो किया जा सकता है। जो भी आपको यानी कि जो भी हाउस है उसके ये चेयर के यानी जो भी उसका अध्यक्ष है या स्पीकर है उसके यानी कि उसकी ये सहमति से, और अगर ये लोकसभा में ये किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का अगर ये प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव पे यानी कि ये कम से कम 100 मेंबर्स का ये सिग्नेचर होना चाहिए। और अगर ये राज्यसभा में वो प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसके ऊपर ये कम से कम ये 50 यानी कि राज्यसभा के ये सांसदों का सिग्नेचर होना चाहिए। और उसके बाद से अगर ये चेयर ये परमिट करता है, मतलब जो भी अध्यक्ष है यानी कि लोकसभा है तो आपको स्पीकर हुए, और ये राज्यसभा है तो राज्यसभा के ये चेयरमैन हुए, तो उनकी ये सहमति से उसके बाद से एक इंक्वायरी यानी कि ये कमेटी का गठन ये किया जाता है, ये 3 सदस्यीय जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके ये प्रावधानों के हिसाब से। और इसमें आपको यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस होते हैं या आपको या सीनियर मोस्ट ये जज होंगे, और एक सदस्य जो है वो हाई कोर्ट के, वो किसी हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस होंगे, और एक जो है वो किसी यानी कि बाहर से किसी विशेष ये कानून वेता को, किसी यानी कि लॉ के ये जानकार व्यक्ति को ये रखा जाता है। तो ये 3 सदस्यीय जो यानी इंक्वायरी कमेटी होती है वो उस ये संबंधित ये जज के ऊपर जो लगे हुए आरोप हैं उन आरोपों की वो जांच करती है, और अगर वो ये सही पाती है तो फिर उसको हटाने से संबंधित वो अपना रिकमेंडेशन देती है, और फिर वही यानी रिकमेंडेशन जो है ये दोनों ही सदन से यानी कि लोकसभा और ये राज्यसभा, ये दोनों ही ये सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए। और उसके बाद जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर इसको ये भेजा जाता है ये प्रेसिडेंट के पास, और ये प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर कर देते हैं, उनका ये सील ये लग जाता है, सिग्नेचर लग जाता है, उसके बाद से जो संबंधित ये जज हैं वो उनको ये पद से हटा दिया जाता है। और अभी तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ये जज को अभी तक हटाया ये नहीं जा सका है। तो ये संविधान के द्वारा यानी कि ये निर्धारित ये प्रक्रिया है हटाने की। और ये जस्टिस ये वर्मा जिनके के ऊपर आरोप लगे हैं, उन्होंने इसी चीज को ये बोला है अपने ये रीट में यानी अपने ये पिटीशन में ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि जो यानी कि हाई कोर्ट के ये जजेस को हटाए जाने से संबंधित जो ये संवैधानिक ये प्रक्रिया है, उस ये प्रक्रिया का ये पालन जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये नहीं किया गया है। और एक इनबिल्ट यानी इन हाउस यानी कि ये आपको ये सीजेआई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो समय यानी कि संजीव खन्ना थे, उनके डिस्क्रिप्शन पे यानी उनके ये विवेकाधीन आपको ये विवेकाधीन जो शक्तियां होती हैं उनके आलोक में एक इन हाउस ये 3 सदस्यीय ये समिति का गठन ये कर दिया गया। और उसमें ये जस्टिस वर्मा ने ये भी बोला है कि हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई अपनी बात को रखने की, या हमारे साथ मतलब इस मामले में जो भी ये फैक्ट्स हैं उन सारे ये फैक्ट्स का ये पूरी तरीके से उसका अप्राइजल ये नहीं किया गया है, और हमारे ऊपर एक प्रकार से यानी कि असंवैधानिक तरीके से हमको हमारे ये पद से हटा करके और हमारा ये ट्रांसफर कर दिया गया है यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उनका ये कहना है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक्शन जो है वो एक्शन वो ना केवल यानी कि आपको यानी कि असंवैधानिक है यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि जो हमारे ये आपको ये शासन के उच्चतम लेवल पे जो पावर की ये बैलेंस होती है हमारे यानी कि हमारे ये शासन के जो ये तीनों अंग हैं,
तो उस ये बैलेंस को भी ये प्रभावित करने वाली है। और साथ साथ उन्होंने इस भी चीज को बोला है कि चूंकि ये किसी हाई कोर्ट के या जज के यानी कि इंडिपेंडेंस को, उसकी जो स्वतंत्रता होती है, उसको ये छेड़े जाने से संबंधित ये मामला है। तो इसीलिए ये हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी ये डिस्टॉर्ट करने वाला है, या हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये मूलभूत ये सिद्धांत हैं उसको भी ये आघात ये पहुंचाने वाला है। तो यानी कि इस आधार पे ये चैलेंज ये किया गया है। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे, यानी कि एनालिसिस में आपको यानी कि इसके ये दो पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष है कि क्या उस समय के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ये संजीव ये खन्ना साहब थे, यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना साहब, तो क्या उनके पास ये शक्ति नहीं थी, यानी कि वो क्या अपने ये शक्तियों से ये बाहर जाकर के उन्होंने क्या ये असंवैधानिक तरीके से जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी थी उसका उन्होंने ये गठन किया। मतलब उनका जो एक्शन जो था उसकी ये संवैधानिकता क्या है, एक इस चीज को ये देखने की जरूरत है। और दूसरा इस मामले में ये पहलू है, ये एक इंपॉर्टेंट ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर जो उच्चतम लेवल पे जो यानी कि जो हमारा ये जुडिशरी है, जो हमारी ये न्यायपालिका है, और हायर जुडिशरी में जो उच्चतम ये पदों पे जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो ये जजेस हैं, तो क्या उनकी इंटीग्रिटी को यानी उनकी जो ईमानदारी है या उनकी अकाउंटेबिलिटी को ये सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है हमारे ये देश के अंदर, हमारी ये शासन व्यवस्था में, तो वो क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये पर्याप्त है? तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जस्टिस यानी कि संजीव खन्ना के एक्शन की। तो हमारा जहां तक ये मत है, या कोई भी एक आपको ये कानून की ये जानकारी रखने वाला और ये भारतीय संविधान की ये जानकारी रखने वाला इस बात को अच्छी तरीके से ये समझ रहा होगा कि हमारे देश में जो हमारी ये जुडिशरी है, हमारी जो ये न्यायपालिका का सिस्टम है, इसका ये केंद्र और ये राज्य के बीच में डिवीजन नहीं हुआ है। और हमारे देश में जो यानी कि जो ये जुडिशरी की जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटीग्रेटेड है, वो एकीकृत है, पूरे देश के लिए वो इंटीग्रेटेड है। हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मामले में, यानी कि जो विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, तो इस मामले में ये केंद्र और ये राज्य के स्तर पे ये शक्तियों का बंटवारा हुआ है, और जो कि ये फेडरलिज्म की ये निशानी है। इसलिए बोला जाता है कि ये भारतवर्ष जो है वो एक यानी कि एक ऐसा ये देश है जहां पर कि जो इसके ये संविधान में ये फेडरल यानी कि फीचर्स ये पाए जाते हैं। और हमारे ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को ये माना है और ये संविधान के ये बेसिक स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया है कि ये फेडरलिज्म जो है यानी कि संघवाद जो है वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल ये फीचर है। तो विधायिका और कार्यपालिका का जो डिवीजन है वो आपको ये केंद्र और ये राज्य के बीच में हुआ है, लेकिन आप न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को देखिएगा, इसके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो यहां पे ये केंद्र और ये राज्य जैसी कोई बात नहीं है। और पूरे ये देश के अंदर जो ये न्यायपालिका एक संस्था के रूप में वो इंटीग्रेटेड है, एक है, और जिसके कि ये टॉप के ऊपर यानी कि उसके एपेक्स पे ये सुप्रीम कोर्ट है, और उससे नीचे आपको हाई कोर्ट्स आते हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स, और उससे ये नीचे जो है वो आपको ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, या हम लोग जिसको यानी कि सिविल कोर्ट्स, या हर एक के डिस्ट्रिक्ट में जो आपको लोअर कोर्ट्स ये बनी हुई हैं वो है। तो ये इसमें
यानी कि हम लोगों के ये जुडिशियल सिस्टम में ये केंद्र और ये राज्य के बीच में ये किसी भी प्रकार का ये डिवीजन नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये सुपरवाइजरी ये ज्यूरिडिक्शन है। हम लोग तो एक चीज को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष ये जिम्मेवारी जो है वो हमारे ये संविधान के द्वारा ही ये सौंपी गई है कि वो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोटेक्टर है, उसका वो रक्षक है। यानी कि ये पूरे ये देश के अंदर ये कहीं भी आपको ये कहीं भी या किसी भी प्रकार से या किसी भी संस्था के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो उस चीज को सुनिश्चित करने वाली जो अंतिम रूप से जो संस्था है वो हमारे देश में वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ये प्रशासनिक के दृष्टिकोण से भी अगर आप देखिएगा, यानी कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ये दृष्टिकोण से देखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुपरवाइजरी ये ज्यूरिडिक्शन होता है, उसका क्षेत्राधिकार होता है हाई कोर्ट्स के ऊपर और आपको अल्टीमेटली यानी हाई कोर्ट्स के माध्यम से ये लोअर कोर्ट्स के भी ऊपर। क्योंकि हमारे देश में जो ये जुडिशरी जो ये संस्था है, ये आपको ये न्यायपालिका की जो संस्था है, उस ये न्यायपालिका के एपेक्स पे उसके ये शिखर पे सुप्रीम कोर्ट ये बैठा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ये सुनिश्चित करता है कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स जो हैं वो संविधान के ये प्रावधानों के हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो अपने ये क्षेत्राधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, या जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ये सुपरवाइजरी ये पावर है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ये देख रहा है और उसके सामने अगर ये चीज ऑब्वियस है कि किसी भी हाई कोर्ट का ये जज जो है उसके घर से ये भारी मात्रा में अगर ये कैश मिल रही है और वो इसका उचित ढंग से वो जवाब वो नहीं दे पा रहा है और ये पाया जा रहा है ऑथोरिटीज के द्वारा कि वो अनअकाउंटेड मनी है और उसका जो रेजिडेंशियल ये यानी कि ये प्रेमिसेस से ही अगर वो सारे ये कैश मिले हैं, तो ये प्राइमा फेसी यानी कि ये प्रथम ये दृष्टिया जो है ये मामला ये करप्शन का ही बनता है। तो वैसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ये देख रहा है कि जो चीज ऑब्वियस है कि किसी ये जज के ये रेजिडेंस से इतनी ये भारी मात्रा में यानी कि ये पैसा मिल रहा है, ये कैश मिल रहा है और जो कि अनअकाउंटेड ये मनी है, तो फिर वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास यानी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से ये पर्याप्त उसके पास ये शक्ति ये प्राप्त है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हमारे ये जुडिशियल सिस्टम के वो यानी कि वो शिखर पे बैठे हुए हैं, तो उनको ये पर्याप्त रूप से इतनी ये प्रशासनिक शक्ति यानी कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये शक्ति ये प्राप्त है कि वो उस ये संबंधित ये जज का यानी इंक्वायरी, और इसमें उन्होंने किसी ये बाहरी पक्ष को सम्मिलित नहीं किया है, बल्कि जो इंक्वायरी कमेटी था उसका ये नाम ही था आपको यानी कि इन हाउस इंक्वायरी कमेटी, यानी कि जुडिशरी के ही ये मेंबर्स जो हैं वो उस इंक्वायरी कमेटी में वो सम्मिलित थे। तो ऐसी इंक्वायरी कमेटी का ये गठन करना प्रशासनिक के दृष्टिकोण से उनके ये क्षेत्राधिकार में आता है। और जो उन्होंने एक्शन लिया, तो एक्शन उन्होंने ये तो नहीं लिया है कि उनको अपने पद से हटा दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के हमने ये पहले भी मैंने आपको इस चीज को बताया था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ये जज को हटाना, उसके हटाने से संबंधित एक निश्चित ये प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया ये संविधान में ये दी गई है। आर्टिकल 124 और 218 के अंतर्गत 124 यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और 218 आर्टिकल 218 हाई कोर्ट के जजेस के लिए, तो वो प्रक्रिया वो दी गई है।
तो सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस जो है वो अच्छी तरीके से वो जानते हैं कि जो भी ये संबंधित ये जज हैं उनको इन ये संवैधानिक ये प्रक्रियाओं का ये पालन किए हुए बिना इनको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है, मतलब इनको डिसमिस ये नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ये सीजेआई ये खन्ना जो थे उन्होंने उनको अपने पद से ये डिसमिस नहीं किया, क्योंकि हटाने की शक्ति तो है ही नहीं उनके पास। उन्होंने जस्ट ये 2 स्टेप्स लिए वहां पे। एक तो ये स्टेप लिया कि उनको ये न्यायिक ये कार्यों से उनको मुक्त कर दिया गया कि आप ये न्यायिक के कार्यों को नहीं देखेंगे, और उसके बाद से उनको यानी उनका ये ट्रांसफर कर दिया गया ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब यानी कि ये जो 2 ये कार्य थे, ये 2 कार्य ये कहीं से भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं कि उनको अपने पद से ये डिसमिस कर दिया गया, यानी कि जस्टिस वर्मा को। ये जो 2 एक्शन ये लिए गए उस समय के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ये प्योरली ऐसा लगता है और ये माना जाना चाहिए कि ये प्योरली वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो डिसीजंस थे, और जिसमें कि एक प्रकार से एक वो मैसेज दिया गया जस्टिस वर्मा को भी कि आपके खिलाफ ये पर्याप्त रूप से ये सबूत है और आपके खिलाफ ये पर्याप्त रूप से ये मामला ये बनता है कि आपने ये भ्रष्ट आचरण ये किया है अपने ये पद के ऊपर ये रहते हुए। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने ये पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया ये जस्टिस वर्मा ने। अब जो उसके बाद से उन्होंने जो डिसीजन ये लिया कि यानी जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो फिर ये जो इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी ये भेज दी गई ये प्राइम मिनिस्टर के पास और ये प्रेसिडेंट के पास। यानी कि एक प्रकार से अब यानी कि ये गवर्नमेंट को ये बोला गया इनडायरेक्टली कि अब इनको हटाने से संबंधित जो ये संवैधानिक ये प्रक्रिया है, जो कि ये पार्लियामेंट यानी हमारे देश की जो ये संसद है, उस संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो अब अगर आप ये चाहें तो इस ये संबंधित ये जज को हटाने से संबंधित जो भी ये संवैधानिक ये प्रक्रिया है आप उसको ये शुरू कर सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं। यानी कि दूसरे रूप में उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम लोगों ने ये आंतरिक रूप से जो इंक्वायरी कमेटी का ये गठन ये किया था, उस इंक्वायरी ये कमेटी में ये पाया गया कि हाँ ये दोषी हैं, इन्होंने भ्रष्ट आचरण ये किया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई अब आप लोग यानी कि सुनिश्चित ये कीजिए। तो ये मामला मतलब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि ये चोरी और ऊपर से ये सीना जोड़ी। मतलब ये किसी भी ये जज के यहां अगर इतनी ये भारी मात्रा में ये कैश मिल जाए तो ये बहुत बड़ा ये प्रश्न खड़ा करता है उस जज की इंटीग्रिटी के ऊपर। और हम लोगों ने ये बहुतों बार हमने भी इस चीज को बोला है कि अभी जैसा उथल पुथल का ये समय चल रहा है और अभी जैसा ये राजनीतिक और सामाजिक ये परिवेश है हमारी ये कंट्री के अंदर, तो वैसी स्थिति में जो आम जनता है हमारे देश के अंदर, तो आम जनता के लिए जो जुडिशरी जो है और खास करके हायर जुडिशरी, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के जो हाई कोर्ट्स है, वो ये सामान्य जनता के लिए वो आशा की वो किरण है। और हमेशा वो सामान्य जनता को ऐसा ये लगता है और सामान्य जनता ऐसा विश्वास करती है कि हाँ हमको हमारी जो यानी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वहां से हमको ये न्याय मिलेगा। तो ये एक वह बड़ा मामला है और इस मामले की ये संजीदगी के साथ ये जांच होनी चाहिए। और जो भी ये संबंधित ये जज हैं तो बेहतर उनके लिए यही है कि वो इस्तीफा दे
और अगर इस्तीफा वो नहीं देते हैं तो सरकार और जो ये भिन्न भिन्न जो ये दूसरे जो राजनीतिक दल हैं जिनका की रिप्रेजेंटेशन है ये पार्लियामेंट में, तो वो सब सारे ये राजनीतिक दल ये मिलकर के वो ये कंसेंसस बनाए जिससे कि संविधान के द्वारा जो उचित ये प्रक्रिया है उस ये प्रक्रिया का ये पालन करते हुए ये संबंधित जज को हटाया जा सके। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ये रिकमेंड किया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गठित जो इंटरनल इंक्वायरी ये कमेटी है और अगर उसने ये जस्टिस वर्मा को ये दोषी माना है तो वो हवा में ये दोषी नहीं मान लिया होगा, क्योंकि ये कानून जो है ये फैक्ट्स के हिसाब से और एविडेंसेस के हिसाब से वो काम करती हैं। यानी कि निश्चित रूप से ये जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में पर्याप्त रूप से इतने ये सबूत होंगे या ऐसे लीड्स होंगे जिससे कि ये बात ये कंक्लूसिवली ये यानी कि इंश्योर होती होगी और ये कंक्लूसिवली इस चीज को इस निष्कर्ष पे ये पहुंचा गया होगा कि हाँ वास्तव में उन्होंने ये भ्रष्ट आचरण ये किया है और ये एक वो परफेक्ट यानी कि ये एक वो क्लासिकल केस है ये करप्शन का। हायर ये पोजीशंस में ये बैठे हुए जो हायर जुडिशरी के जो ये जजेस हैं तो उनमें ये करप्शन से संबंधित ये मामला है। तो इस मामले में इसको अगर हम लोग ऐसे ही ये छोड़ देंगे या हमारे देश की संसद हमारे देश की जो सरकार है अगर इन मामलों को ये वैसे ही ये छोड़ देगी और अगर इनके ऊपर कोई डिसिसिव एक्शन वो नहीं लिया गया तो फिर वैसी स्थिति में एक सबसे बड़ा इसका ये दुष्परिणाम निकल करके सामने आएगा, वो ये आएगा कि सामान्य जनता का जो जुडिशरी के ऊपर विश्वास है वो विश्वास ये टूटेगा, उसमें ये क्षरण आएगी, उसमें ये गिरावट आएगी और जो कि एक लॉन्ग रन में हमारे देश के अंदर जो ये संवैधानिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है उसको डिस्टेबलाइज कर देगी। तो आशा है कि अगले ये मानसून आपको सत्र में इस मामले से संबंधित स्टेप्स ये लिए जाए ये सरकार के भी द्वारा और जो दूसरे अन्य ये विपक्षी दलों के जो ये मेंबर्स हैं उनके द्वारा हमारे ये पार्लियामेंट में, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो ये सिस्टमिक इंटीग्रिटी है उसको ये प्रिजर्व रखा जा सके, उसको ये प्रोटेक्ट रखा जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो आप यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग अगले दिन ये किसी और इम्पोर्टेंट ये मुद्दे के ऊपर ये चर्चा लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।